हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए टॉप 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सारे के सारे 2 अंकों वाले सिलेक्टेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो डेफिनेट रूप से आप लोग अंत तक देखिए, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। यहां से कई सारे 2 अंकों वाले क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आभासी फल क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, आभासी फल का मतलब होता है कि ऐसे फल जो कि अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी भी अन्य भाग से बनते हैं। यानी नॉर्मली जो फल का निर्माण होता है वो तो अंडाशय से होता है, लेकिन अंडाशय के अतिरिक्त अगर पुष्प के किसी अन्य भाग के द्वारा फल का निर्माण होता है तो उसे हम बोलते हैं आभासी फल या असत्य फल या कूट फल। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है आभासी फल की जगह में अगर आपसे कूट फल एग्जाम में पूछ दिया जाए तो भी आपको याद रखना है कि वही है। ठीक है, या आपसे असत्य फल पूछ दिया जाए तो भी वही है। तो असत्य फल, कूट फल या आभासी फल क्या होता है? तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग जैसे कि पुष्पासन से हो जाए या कि बाह्य दलपुंज से हो जाए आदि भागों से अगर फल का निर्माण हो जाता है तो उसे हम आभासी फल कहते हैं। तो अगर फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे हम आभासी फल कहते हैं। यानी ऐसे फल जो कि अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से बनते हैं पुष्प के, ऐसे फलों को हम बोलते हैं आभासी फल। और आभासी फल के एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हैं। आभासी फल के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप लोग लिख सकते हैं नाशपाती लिख सकते हैं। ठीक है, पियर यानी नाशपाती, तो नाशपाती हो गया। इसके अलावा जो सेव होता है ये भी क्या है, एक आभासी फल का एग्जाम्पल है। स्ट्रॉबेरी भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आभासी फल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आभासी फल यानी ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय की भूमिका नहीं होती है, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का कोई अन्य भाग जो है जैसे पुष्पासन हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया आदि, अगर पुष्प के भाग जो है निर्माण कर देते हैं फल का, तो ऐसे फलों को हम बोलते हैं आभासी फल। अगला क्वेश्चन है अनिषेक फलन को समझाइए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है कि देखिए, नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि अंडाशय जो है फल का निर्माण करता है, लेकिन कब करता है? जब निषेचन हो जाता है उसके बाद, यानी निषेचन के बाद जब अंडाशय फल में विकसित होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के ही जो अंडाशय होता है वो फल में विकसित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकार्पी। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी का मतलब आपसे एग्जाम में हो सकता है कि अनिषेक फलन ना दे करके पार्थेनोकार्पी आपको दे दे। तो आपको याद रखना है कि पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन क्या है। तो पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन का मतलब होता है कि जब बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक फलन। और अनिषेक फलन से मान लीजिए अगर कोई फल बनता है तो वो फल कैसा होता है? बीज रहित होता है। कैसा होता है? बीज रहित होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो फल बनेंगे अनिषेक फलन के माध्यम से वो कैसे होंगे, उसमें बीज जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अनिषेक फलन के माध्यम से बनने वाले जो भी फल होते हैं वो बीज रहित होते हैं, उनमें बीज जो है आपको दिखाई नहीं देगा। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है इसका? तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लिखेंगे केला। तो केला जो है ये अनिषेक फलन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि अनिषेक फलन क्या है? जब बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक फलन। एग्जाम्पल आपको याद रखना है केला। और अगर आपसे पूछे कि अनिषेक फलन के द्वारा बीज कैसे बनते हैं, तो अनिषेक फलन के द्वारा जो भी फल बनते हैं वो सब के सब बीज रहित होते हैं, यानी कि उनमें फल के अंदर आपको बीज देखने को नहीं मिलेगा। तो केला के अंदर जैसे आपको बीज देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों में जो वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों? ठीक है, इसको आप लोग उदर गुहा बना लेंगे। तो पुरुषों में वृषण जो है उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों? तो देखिए, इसका केवल और केवल एक ही कारण है। जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए यानी शुक्राणुओं के मैचुरेशन के लिए जो तापमान चाहिए वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो शुक्राणु चूंकि परिपक्व नहीं हो पाएंगे,
ठीक है, इसीलिए जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग कि पुरुषों में हमको पता है एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और सारे के सारे वृषण कहाँ स्थित होते हैं, तो ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, तो वृषण कोश में, यानी कि स्क्रोटम कैविटी के अंदर स्थित होते हैं। तो पुरुषों में एक जोड़ी जो वृषण होते हैं ये स्क्रोटम कैविटी में यानी कि वृषण कोश में स्थित होते हैं। और वृषण कोश कहाँ होता है, उदर गुहा के बाहर। तो उदर गुहा के बाहर जो वृषण होते हैं वो इसीलिए स्थित होते हैं क्योंकि जो उदर गुहा के बाहर का तापमान है, ठीक है, तो उदर गुहा के जो बाहर का तापमान यानी जो वृषण कोश का तापमान है, तो वृषण कोश का जो तापमान होता है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्या होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, तो बॉडी की अपेक्षा वृषण कोश का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए पुरुषों में वृषण जो है उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो सिंपल सी कहानी आपको लिखनी है कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण जो है ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं क्योंकि वृषण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए पुरुषों में वृषण जो है उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। बस इतना ही कारण है आप लोगों को लिखना है। ठीक है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, ठीक है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है। बस यही कारण है कि उदर गुहा के बाहर जो है पुरुषों के वृषण स्थित होते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी जो होती है यह परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण करने की एक तकनीक होती है। ठीक है, इस तकनीक में हम क्या करते हैं, किसी भी फीमेल की जो अंडवाहिनी नलिका होती है, क्या होती है, किसी भी फीमेल की जो अंडवाहिनी नलिका होती है, किसी भी फीमेल की जो अंडवाहिनी नलिका होती है उस अंडवाहिनी नलिका को क्या कर दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, किसी भी महिला की अंडवाहिनी नलिका को काट करके बांध दिया जाता है। ठीक है, जिस कारण से क्या नहीं हो पाएगा, काट करके जब बांध देंगे तो किसी प्रकार से निषेचन जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, और निषेचन नहीं हो पाएगा किसी प्रकार से मतलब नए बेबी का जन्म नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से जनसंख्या जो है नियंत्रित रहेगी। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि होती है ट्यूबेक्टोमी, जिसे हम महिला नसबंदी भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसे आप लोग, इसे महिला नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब इसमें हम महिला की नसबंदी कर देते हैं। महिला की अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब को हम काट करके क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी यानी एक जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली विधि होती है जिसमें हम किसी भी महिला की अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं, जिस कारण से निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसे हम महिला नसबंदी भी कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वैसेक्टोमी क्या है। तो वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी का जस्ट उल्टा है। वैसेक्टोमी जो है यह भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए यानी कि परिवार नियोजन के लिए या परिवार कल्याण के लिए या जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि होती है। इस विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी पुरुष के, ठीक है, इस विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी पुरुष की जो शुक्रवाहिनी होती है, क्या होती है, किसी भी पुरुष की जो शुक्रवाहिनी होती है, ठीक है, पुरुषों की जो शुक्रवाहिनी होती है जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस, क्या बोलते हैं, पुरुषों की जो शुक्रवाहिनी होती है यानी जो वास डिफरेंस होती है उसको हम क्या कर देते हैं, काट करके बांध देते हैं। ठीक है, काट करके बांध देते हैं, जिस कारण से क्या होगा कि इस स्खलन के समय जो है शुक्राणु नहीं आएंगे, और जब शुक्राणु नहीं आएंगे तो किसी प्रकार से निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसे हम पुरुष नसबंदी भी कहते हैं और यह विधि पुरुषों के द्वारा अपनाई जाती है। इस विधि में पुरुषों की जो शुक्रवाहिनी नलिका होती है उसको हम काट करके बांध देते हैं, जिस कारण से क्या होता है, जब इजैकुलेशन होता है, स्खलन होता है, तो स्खलन के समय शुक्राणु जो है नहीं निकल पाते हैं। तो जब शुक्राणु ही नहीं निकल पाएंगे तो निषेचन जो है किसी प्रकार से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यह भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि होती है जो कि पुरुषों के द्वारा अपनाई जाती है। कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना कि इस विधि में पुरुषों की शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस को काट करके बांध देंगे, जिस कारण से इस स्खलन के समय शुक्राणु जो है बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, और निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पनीर की किन्हीं 2 किस्मों के नाम बताना है आपको तथा इसके निर्माण में प्रयुक्त 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखना है। ठीक है, कौन कौन से सूक्ष्म जीव जो है प्रयुक्त किए जाते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पनीर की 2 किस्मों के नाम लिखना है। तो पनीर की सबसे पहली जो किस्म है वो है स्विस पनीर। कौन सी है,
पनीर की पहली जो किस्म है वो है स्विस पनीर और दूसरी होती है चेडर पनीर। कौन सी होती है? दूसरी होती है चेडर पनीर। और आपको यह भी याद रखना है कि इनके निर्माण में कौन कौन से सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होते हैं। तो इनके निर्माण में आपको याद रखना है कि एक जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम है लैक्टोकोकस लैक्टिस। क्या है? लैक्टोकोकस लैक्टिस। और दूसरा है लैक्टोबैसिलस। दूसरा क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो ये दो इंपॉर्टेंट सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, जिनके जो कि किसके निर्माण में प्रयुक्त होते हैं? स्विस पनीर और चेडर पनीर के निर्माण में। तो पनीर की दो किस्मों के नाम याद रखना है, स्विस पनीर और चेडर पनीर। इनके निर्माण में कौन से सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं? तो लैक्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस, ये दोनों सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं, ठीक है, स्विस पनीर और चेडर पनीर के निर्माण में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पनीर की किन्हीं दो किस्मों के नाम बताइए तथा इनके निर्माण में प्रयुक्त दो सूक्ष्म जीवों के आपको नाम बताना है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले दो प्रक्रमों के नाम लिखना है। तो किसी भी समष्टि को कौन कौन से घनत्व जो है प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है या पहला जो इंपॉर्टेंट कारक है जो कि प्रभावित करता है जनसंख्या घनत्व को, वो होता है जन्म दर। अगर जन्म दर बढ़ेगी तो भी समष्टि घनत्व में परिवर्तन आएगा। और इसके अलावा दूसरा है मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर, ठीक है। तो मृत्यु दर में अगर कमी होगी या बढ़ोतरी होगी तो भी जनसंख्या घनत्व जो है प्रभावित होगा। तो अगर आपसे पूछता है कि समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले दो प्रक्रमों के नाम लिखिए, तो पहला लिख सकते हैं आप लोग बर्थ रेट यानी कि जन्म दर, और दूसरा है मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी रेट। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थानीय संरक्षण एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण में कोई दो अंतर आपको बताना है, ठीक है। स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में आपको दो अंतर बताना है। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि स्वस्थानीय संरक्षण होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर एनिमल्स या जीव जंतु हैं या कि कोई भी पेड़ पौधे हैं, तो उनको अगर हम उन्हीं के आवास में जहां पे वो पाए जाते हैं, अगर वहीं पे हम उनका संरक्षण कर दें, वहीं पे हम उनके सुरक्षा के लिए व्यवस्था बना दें, तो उसे हम बोलेंगे स्वस्थानीय संरक्षण। लेकिन मान लीजिए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को अगर हम जहां पे वो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, उनको हम वहां से ले जा करके कहीं दूसरे स्थानों पर उनका प्रबंध कर दें, उनके रहने की व्यवस्था कर दें और उनको हम संरक्षित करें किसी दूसरे स्थान पर ले जा करके, तो उसे हम बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है। तो स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में जो मुख्य अंतर होता है वो यह है कि स्वस्थानीय संरक्षण जो होता है ये प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करता है, ठीक है। पहला डिफरेंस आप लिखेंगे कि जो स्वस्थानीय संरक्षण होता है ये किसी भी प्रजाति को, चाहे वो पेड़ पौधे की स्पीसीज हो चाहे वो जंतुओं की स्पीसीज हो, वो उनके प्राकृतिक आवासों में ही सुरक्षित रखता है। मतलब स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत हम किसी भी पेड़ पौधे या जीव जंतु को उनके प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षित करते हैं। जिस जगह पे वो पाए जाते हैं उन्हीं जगह पे उनको हम संरक्षित रखते हैं। तो ये है स्वस्थानीय संरक्षण। और बाह्य स्थानीय संरक्षण की अगर हम बात करें तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है कि उनको हम क्या करते हैं, जो भी पेड़ पौधे या जीव जंतु उनको हम उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर ले जाकर के, प्राकृतिक आवासों से कहीं दूर ले जाकर के, ठीक है, उन्हें किसी दूसरी जगह पे ले जाकर के संरक्षित करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो किसी भी दूसरी जगह पे ले जाकर के अगर हम जंतुओं का संरक्षण करते हैं तो वो होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण के आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अगर आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, जैसे वानस्पतिक उद्यान, ठीक है। वानस्पतिक उद्यान को हम बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन। क्या बोलते हैं? बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन मतलब वनस्पतिक उद्यान, ठीक है। तो वनस्पतिक उद्यान में हम तरह तरह के पेड़ पौधों को दूर दूर से ला करके दूसरी जगह से अनेकों स्पीसीज पेड़ पौधों की ला करके उनको हम एक ही जगह जो है संग्रहित करके सुरक्षित रखते हैं। उसी प्रकार जंतु उद्यान यानी चिड़ियाघर जो होता है, चिड़ियाघर भी बाह्य स्थानीय संरक्षण का ही क्या है, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चिड़ियाघर यानी कि जू आप लिख सकते हैं, जू या चिड़ियाघर, या आप जूलॉजिकल पार्क लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग जूलॉजिकल पार्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क यानी कि जंतु उद्यान भी आप लोग लिख सकते हैं, या आप चिड़ियाघर लिख सकते हैं, जू लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम स्वस्थानीय संरक्षण की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो स्वस्थानीय संरक्षण के सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो है आपका, पहला हो जाएगा आपका नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान,
तो राष्ट्रीय उद्यानों के माध्यम से हम क्या करते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण करते हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क हो गए सबसे बड़ी एग्जाम्पल, फिर इसके अलावा सेंचुरीज हो गई, अभयारण्य हो गए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग सेंचुरीज यानी कि अभयारण्य लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभयारण्य जो है ये भी स्वस्थानीय संरक्षण का क्या है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, ठीक है, अभयारण्य। अभयारण्य तो राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य ये दोनों जो है स्वस्थानीय संरक्षण के एग्जाम्पल हैं। तो आपको पता हो गया कि स्वस्थानीय संरक्षण एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन कहा गया है, बीटी टॉक्सिन, ठीक है। बीटी टॉक्सिन उस जीवाणु को तो नहीं मारता है जिससे वह बनता है, मतलब जिस जीवाणु से बीटी जो विष है या बीटी टॉक्सिन जो होता है ये जिस जीवाणु के अंदर बनता है ये उस जीवाणु को क्यों नहीं मारता है, पर इसे ग्रहण करने वाले, ठीक है, पर इसे ग्रहण करने वाले जो कीट होते हैं उन कीटों को ये बीटी टॉक्सिन मार देता है। इसका आपको कारण बताना है। तो इसका कारण केवल और केवल एक ही है कि जो बीटी टॉक्सिन होता है, ठीक है, जो बीटी विष जीव होता है, ठीक है, जो बीटी विष होता है ये एक प्रकार का विष या पॉइजन होता है। तो जो बीटी विष होता है ये किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, जिस बैक्टीरिया के अंदर इसका निर्माण होता है, ठीक है, तो ये उस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। किस में रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। किसी भी जीवाणु के अंदर, जिस जीवाणु के अंदर बीटी टॉक्सिन बनता है, तो जिस भी जीवाणु के अंदर बीटी टॉक्सिन बनता है तो ये जीवाणुओं के अंदर हमेशा निष्क्रिय अवस्था में रहता है, इसलिए जीवाणुओं को नष्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कोई कीट वगैरह किसी पेड़ की पत्ती को मान लीजिए खाते हैं, तो जब भी बीटी विष कीटों के अंदर पहुंच जाता है तो यही बीटी विष जो है कीटों के अंदर जब चला जाता है तो सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसमें बदल जाता है, ये सक्रिय रूप में बदल जाता है। तो जब कीट इस निष्क्रिय टॉक्सिन को खाता है, ठीक है, कीट जब इस टॉक्सिन को खाएगा बीटी टॉक्सिन को, तो कोई भी कीट जब इस निष्क्रिय टॉक्सिन को खाता है तो ये कीट के अंदर जब पहुंचते हैं, जो बीटी टॉक्सिन है ये कीटों के अंदर जब पहुंचेगा तो कीटों के अंदर क्या करता है कि क्षारीय पीएच वाले आंत में यह सक्रिय हो जाता है, ठीक है। जो कीट होते हैं इनकी आंत का जो पीएच मान होता है, ठीक है, जो इनकी इंटेस्टाइन यानी आंत का जो पीएच होता है कैसा होता है, इनकी इनके कीट के जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, उनका पीएच कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। जिस कारण से ये जो निष्क्रिय अवस्था में बीटी टॉक्सिन था वो सक्रिय अवस्था में बदल जाएगा। किसमें बदला जाएगा, सक्रिय अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है, और कीटों को मार देता है यानी कि क्षतिग्रस्त कर देता है। तो सिंपल सी कहानी है भैया इसकी कि बीटी टॉक्सिन जो है जिस जीवाणु के अंदर बनता है उस जीवाणु को नहीं मारता है। क्यों, क्योंकि जीवाणुओं के अंदर बीटी टॉक्सिन जो है निष्क्रिय अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही कोई कीट इसका भक्षण करते हैं बीटी टॉक्सिन का, तो बीटी टॉक्सिन क्या करता है, कीटों की आंत में पहुंचता है और कीटों के आंत का जो पीएच होता है वो क्षारीय होता है, जिस कारण से ये जो बीटी टॉक्सिन निष्क्रिय अवस्था में था यह सक्रिय अवस्था में बदल जाता है और कीट की मृत्यु हो जाती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि बीटी टॉक्सिन जो है उस जीवाणु को तो नहीं मारता है जिससे वह बनता है, पर इसे ग्रहण करने वाले कीटों को मार देता है, तो इसके कारण आपको लिख देना है। चलिए इसके बाद आप देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा क्या होती है, और उस पहले चिकित्सा प्रकरण का नाम लिखना है जिसमें इसका उपयोग किया गया था। मतलब जीन चिकित्सा है क्या, जीन थेरेपी है क्या, और सबसे पहले यह जीन चिकित्सा पद्धति जो है किसके अंदर अपनाई गई थी या किस व्यक्ति के अंदर यह प्रक्रिया सबसे पहले की गई थी, यह आपको बताना है। तो जीन चिकित्सा आप देखेंगे एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हम किसी भी दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीनों से बदल करके या उसमें सुधार करके आनुवांशिक रोगों का उपचार करते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर आनुवांशिक रोग है, अब उस आनुवांशिक रोग में क्या है कि जो जीन है वो गड़बड़ हो गया है, या मान लीजिए जीनों की जो उपस्थिति है वो डिस्टर्ब हो गई है, सीक्वेंस बिगड़ गया है, तो कुछ भी मान लीजिए हो गया है। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर जो है कोई दोषपूर्ण जीन जो है उपस्थित हो गया है, ठीक है, तो अगर कोई दोषपूर्ण जीन उपस्थित है, ठीक है, कोई भी अगर दोषपूर्ण जीव उपस्थित है, ठीक है, कोई भी दोषपूर्ण अगर जीन जो है किसी व्यक्ति के अंदर उपस्थित है, तो हम इस दोषपूर्ण जीन की जगह हम क्या कर सकते हैं, इस दोषपूर्ण जीन को बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस दोषपूर्ण जीन को हम बदल करके क्या कर सकते हैं, एक सही जीन यानी अच्छे जीन का समावेश करा सकते हैं, ठीक है, सही जीन यानी कि अच्छे जीन का समावेश करा सकते हैं। तो यही प्रक्रिया कहलाती है जीन चिकित्सा।
मतलब अगर कोई गड़बड़ी युक्त जीन है तो उसको हम सही जीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे, यही चिकित्सा कहलाती है जीन चिकित्सा। और अगर हम ये बात करें कि जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग किसके अंदर किया गया था या किसके अंदर जीन चिकित्सा सबसे पहले की गई थी, तो आपको याद रखना है एक 4 साल की बच्ची, ठीक है, एक 4 साल की बच्ची जिसका नाम था अशांति डिसिल्वा। क्या था? अशांति डिसिल्वा। तो एक 4 साल की बच्ची जिसका नाम था अशांति डिसिल्वा, उसके अंदर ये प्रक्रिया जीन चिकित्सा सबसे पहले अपनाई गई थी, ठीक है। ये बात है कब की? 1990 की, मतलब 1990 में सबसे पहले जीन चिकित्सा की गई थी एक 4 साल की बच्ची के अंदर जिसका नाम अशांति डिसिल्वा था। और वो बच्ची जो थी, वो बच्ची SCID रोग से ग्रसित थी। SCID का पूरा नाम आपके एग्जाम में आता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। और ये किसकी कमी से रोग होता है? तो ADA, ठीक है, ADA की कमी से रोग होता है SCID। तो जिस बच्ची के अंदर जीन चिकित्सा की गई थी वह SCID यानी कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी रोग से ग्रसित थी। और ये SCID रोग किसकी कमी से होता है? तो ADA मतलब एमिनोसिन डी एमिनेज की कमी से होता है, ठीक है, एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी से होता है SCID रोग, ठीक है। तो सबसे पहले जिस बच्चे के अंदर जीन चिकित्सा की गई थी उस बच्चे का नाम था अशांति डिसिल्वा। 1990 में सबसे पहले जीन चिकित्सा की गई थी इस बच्चे के अंदर, और ये बच्ची SCID रोग से ग्रसित थी, मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी रोग से ग्रसित थी, जो कि ADA यानी कि एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी से होता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा किसे कहते हैं और यह चिकित्सा सबसे पहले किसके ऊपर अप्लाई की गई थी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म निष्क्रियता। तो ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब क्या है कि गर्मी या अधिक तापमान में क्या होता है कि कुछ जीव जो होते हैं ये कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं या निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, इसे ही ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। मतलब जैसे कुछ जंतु तो ऐसे हैं जो कि ठंडी में आपको बिंदास दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी, भयंकर गर्मी आएगी, वो एकदम से छूमंतर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भैया? क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में गर्मी को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए गर्मी में वो निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। इस कारण से इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है। ग्रीष्म निष्क्रियता की अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी मरुस्थल में उपस्थित कुछ एंडोथर्मिक जीव होते हैं, ठीक है, जैसे भूगिलहरी। जो भूगिलहरी होती है दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में स्थित, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ग्रीष्म निष्क्रियता का। तो ये जो भूगिलहरी है जो कि दक्षिण पूर्वी मरुस्थल में उपस्थित होती है, ये ठंडी में तो आपको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी ये निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। इसके अलावा कुछ एक्टोथर्मिक जीव होते हैं, ठीक है, कुछ एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक जीव होते हैं, जैसे मेढक। मेढक भी क्या होता है? गर्मियों में मेढक जो होते हैं ये ठंडे एवं छायादार स्थानों पर चले जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अभी मार्च अप्रैल में बिल्कुल भी आपको मेढक दिखाई नहीं देगा, मार्च अप्रैल मई जून, क्योंकि जैसे ही अत्यधिक गर्मी आती है तो ये निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, जमीन के नीचे चले जाते हैं, गड्ढों में छिप जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, दब जाते हैं, ठीक है। तो मेढक भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मेढक तो दोनों का एग्जाम्पल हो सकता है। मेढक जो है नॉर्मली आपको पता है कि यह एक उभयचर जंतु है, तो मेढक भी क्या करता है कि गर्मियों में जो है ठंडे स्थानों पर या छायादार स्थानों पर चले जाते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि ग्रीष्म निष्क्रियता का सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। तो ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब है कि कुछ जंतु जो है ग्रीष्म ऋतु में निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है। एग्जाम्पल आपको भूगिलहरी और मेढक आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सहपरोपकारिता क्या होती है, यानी कि म्यूचुअलिज्म क्या होती है। सहपरोपकारिता क्या होती है? एक ऐसी घटना, ये एक ऐसी क्रिया जिसमें दो जीव आपस में साथ साथ रह के जीवन यापन करते हैं और दोनों ही जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इस घटना को हम बोलते हैं सहपरोपकारिता। क्या बोलते हैं? सहपरोपकारिता बोलते हैं, ठीक है। तो जब दो जीव आप देखेंगे साथ साथ जीवन यापन करते हैं, ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तब ऐसी परस्पर निर्भरता को हम क्या कहते हैं? सहपरोपकारिता कहते हैं। और ऐसा संबंध जो है या तो पौधे पौधों के मध्य हो सकता है, ठीक है, पौधे और जंतुओं के मध्य भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, और जंतुओं के मध्य भी हो सकता है। तो आप लोग इसके एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं क्या? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं लाइकेन का। किसका लिख सकते हैं? लाइकेन का।
लाइकेन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लाइकेन की अगर हम बात करते हैं तो लाइकेन में आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइकेन में शैवाल और कवक, ठीक है, लाइकेन में शैवाल और कवक, ठीक है, शैवाल यानी कि एल्गी, शैवाल और कवक यानी कि फंगाई। तो शैवाल और कवक ये दोनों साथ साथ रह के जीवन यापन करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। शैवाल के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है, शैवाल के अंदर क्लोरोफिल यानी कि, ठीक है, यानी कि पर्णहरिम उपस्थित होता है, ठीक है, शैवालों के अंदर पर्णहरिम उपस्थित होता है यानी कि क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है, जिस कारण से ये भोजन बनाने का काम करता है और भोजन बना करके किसको देगा, ये भोजन बना करके कवक को देगा। और कवक के अंदर चूंकि क्या होता है, कवक क्या करता है, ये मिट्टी से अटैच रहेगा तो ये क्या करेगा, खनिज लवणों का अवशोषण करेगा, ठीक है, खनिज लवणों का अवशोषण करेगा, खनिज लवण का अवशोषण करेगा और जल का अवशोषण करेगा, ठीक है, तो खनिज लवण और जल का अवशोषण करेगा कवक। और ये किसको देगा, ये देगा किसको, ये देगा भैया शैवाल को, किसको देगा, शैवाल को। तो दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं सह परोपकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो दोनों जीव साथ साथ रह के जीवन यापन करेंगे। लाइकेन सबसे बड़ी एग्जाम्पल है सह परोपकारिता का, इसमें शैवाल और कवक जो है साथ साथ रह के जीवन यापन करते हैं। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है शीत निष्क्रियता, ठीक है। शीत निष्क्रियता जैसे आपने ग्रीष्म निष्क्रियता देखी उसी प्रकार होता है शीत निष्क्रियता। तो शीत निष्क्रियता में क्या होता है कि बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जो कि गर्मी में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देंगे, लेकिन वो ठंडी सहन नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही शीत ऋतु आती है, ठंडी का महीना आता है, कुछ जंतु जो है पूरी तरह से निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं शीत निष्क्रियता। तो जब जंतु शीत ऋतु में निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं शीत निष्क्रियता, ठीक है। और यह प्रक्रिया अधिकतर किनके अंदर पाई जाती है, शीत रुधिर वाले जीवों में पाई जाती है, ठीक है, शीत रुधिर वाले जीवों में पाई जाती है अधिकतर। जैसे आप देखेंगे उदाहरण मेढक, ठीक है, तो मेढक जो है शीत निष्क्रियता के समय आप देखेंगे कि इनमें श्वसन, शरीर की जो भी प्रकार्यात्मक प्रक्रियाएं होती है, जैसे मान लीजिए शारीरिक तापक्रम हो गया, इसके अलावा हृदय स्पंदन का कम होना, पाचन की दर का मंद हो जाना आदि ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसके कारण जीव जो है शीत ऋतु में अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होता है। यानी सिंपल सी बात यह कह रहा है कि शीत निष्क्रियता का मतलब तो यह हो गया कि शीत ऋतु में अगर कोई जंतु निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है तो यह प्रक्रिया होती है शीत निष्क्रियता, ठीक है। और शीत निष्क्रियता में क्या होता है कि कुछ जीवों को कई सारी प्रक्रियाओं में तकलीफ होने लगती है जिस कारण से वो निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाओं में तकलीफ होने लग जाती है, तो जैसे उनके अंदर हृदय स्पंदन दर कम होने लग जाएगा शीत ऋतु में, इसके अलावा पाचन दर जो है ये प्रक्रिया मंद हो जाएगी उनके अंदर, जिस कारण से इससे बचने के लिए वो जीव जो है ऐसी जगहों में चले जाते हैं जहां की गर्म वातावरण हो और उनमें आसानी से ये प्रक्रियाएं हो सके। तो शीत ऋतु में अगर कोई जंतु निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं तो यह शीत निष्क्रियता कहलाता है। मेढक इसके सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है परभक्षिता यानी कि प्रीडेशन क्या होता है। तो परभक्षिता का मतलब क्या होता है कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि आप देखेंगे कि अन्य जंतुओं को या पेड़ पौधों को पकड़ करके उन्हें खा जाते हैं, ठीक है। तो कुछ तो जंतु भी ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतुओं को नष्ट करते हैं, दूसरे जंतुओं को पकड़ करके खा लेते हैं, ठीक है। और कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो कि जंतुओं का भक्षण करते हैं, ठीक है। कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो कि जंतुओं का भक्षण कर लेते हैं, जैसे कीटभक्षी पौधे। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये परभक्षिता के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कीटभक्षी जो पौधे होते हैं जैसे आपका ड्रोसोफिला हो गया, ठीक है, जैसे आपका घटपर्णी हो गया, ठीक है, यूट्रिकुलेरिया हो गया, ठीक है, घटपर्णी हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, तो ये सारे के सारे कीटभक्षी पौधे हैं और कीटों का भक्षण करते हैं। यानी एक प्रकार से आप देखेंगे कि कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं और कुछ जंतु भी ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतुओं का या दूसरे पेड़ पौधों का भक्षण कर ले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परभक्षिता। यानी एक जंतु जो है दूसरे जंतु का अगर भक्षण करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है परभक्षिता। तो कुछ जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जो होते हैं ये अन्य जंतु एवं पेड़ पौधों को पकड़ करके उन्हें खा जाते हैं और ऐसे जीवों को ही हम परभक्षक जीव कहते हैं, ठीक है। तो जो जीव एक दूसरे जीव को पकड़ करके खा जाते हैं उन जीवों को हम बोलते हैं परभक्षक जीव। तथा पोषण की ये जो विधि होती है, ठीक है, पोषण की इस विधि को हम क्या बोलते हैं, परभक्षिता यानी कि प्रीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परभक्षिता यानी कि प्रीडेशन बोलते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि परभक्षिता का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक जीव किसी अन्य दूसरे जीव को पकड़ करके उन्हें खा जाता है या उनका भक्षण कर ले जाता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परभक्षिता, ठीक है। और ऐसे जीवों को हम बोलते हैं परभक्षी जीव। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अनिषेक जनन की।
तो अनिषेक जनन आप देखेंगे, अभी तक आपने अनिषेक फलन देखा था। अनिषेक फलन में आपने देखा कि जब बिना निषेचन के अंडाशय फल में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को हम बोलते थे अनिषेक फलन। लेकिन अगर आपके एग्जाम में अनिषेक जनन आ जाए, अनिषेक जनन को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन को हम बोलते हैं पार्थिनोजिनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजिनेसिस। तो पार्थिनोजिनेसिस का मतलब क्या है कि बिना निषेचन के ही जब अंड अथवा जो मादा युग्मक होता है, ठीक है, ये भ्रूण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं भैया क्या? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक जनन। तो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अनिषेक जनन क्या है, तो आपको याद रखना है कि जब बिना निषेचन के ही जो अंड कोशिका होती है, या जिसको आप मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट्स कह सकते हैं या फीमेल गैमेट कह सकते हैं, तो बिना निषेचन के ही अगर फीमेल गैमेट या एग सेल किस में बदल जाए? भ्रूण में बदल जाए, एम्ब्रियो में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक जनन। जो नर मधुमक्खी होते हैं, ठीक है, आप देखेंगे जो नर मधुमक्खी होते हैं, नर मधुमक्खियों के अंदर जो है ये प्रक्रिया अधिकतर पाई जाती है, ठीक है, किनके अंदर? नर मधुमक्खी के अंदर, ठीक है, नर मधुमक्खी के अंदर। तो इनके अंदर क्या होता है कि बिना निषेचन के ही जो अंड कोशिका या मादा युग्मक होता है वो कभी कभी किस में बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन है अपस्थानिक भ्रूणता। तो अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब क्या होता है? एडवेंटियस एम्ब्रियोनी, ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी उसको बोलते हैं, ठीक है, अपस्थानिक भ्रूणता। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी कुछ पादपों के अंदर आप देखेंगे कि कुछ पादपों का जो भ्रूण होता है, ठीक है ना, वो सीधे बीजांड अथवा अध्यवरण की कोशिकाओं से उत्पन्न हो जाता है। तो मान लीजिए बीजांड या अध्यवरण की कोशिका से, ठीक है, किसी भी पौधों के अंदर अगर बीजांड या अध्यवरण, ठीक है, बीजांड या अध्यवरण की कोशिका से अगर जो भ्रूण होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है, अपस्थानिक भ्रूणता। ये तो किसी भी बीजांड अथवा किसी भी अध्यवरण की कोशिका से मान लीजिए भ्रूण जब उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको याद रखना है नींबू, ठीक है, लेमन के अंदर, नींबू के अंदर आपको ये अपस्थानिक भ्रूणता देखने को मिलती है। इनमें क्या होता है कि सीधे जो भ्रूण होते हैं वो बीजांड की कोशिका से या कि अध्यवरण की कोशिकाओं से उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी क्रिया को बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है। तो यहां पे हमने आज की इस वीडियो में लगभग 15 या 16 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं। तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, डेफिनेट रूप से आपको मजा आएगा। सारे के सारे सिलेक्टेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए, ये हमारा पार्ट 1 था। इसके अलावा हम आपको पार्ट 5 तक, यानी इसके अलावा हम आपको 3 से 4 इसके और सेट कराने वाले हैं, 2 अंकों के 15-15 और इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के। तो डेफिनेट रूप से अगर एग्जाम के पहले आप लोग 60 से 65 इंपोर्टेंट 2 अंकों वाले क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन अधिकतर आएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।